Assalamu alaikum students, hope you and your family will be good at health. Today it's my first lecture for financial derivatives. In this lecture we will discuss about introduction, definition and characteristics of derivatives. So let's come to discuss all these in detail. Alright students, we are going to discuss financial derivatives introduction. Before going in detail towards derivatives, first of all I would like to discuss some other concepts which are very important to understand. सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क. Risk is the heart of इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब है कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की बात करता है या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दूसरी बात जो उसके दिमाग में आती है, जो उसके दिमाग में जो ख़तरा आता है, जो खौफ आता है, उसको हम बोलते हैं रिस्क. उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं तो मुझे कौन सा रिस्क बियर करना पड़ेगा. अब इस रिस्क को अगर हम फर्दर थोड़ा सा डिफाइन करें कि रिस्क का क्या मतलब है, तो रिस्क का मतलब यहां पर है फियर ऑफ लॉस. मतलब किसी भी इन्वेस्टर को जब भी वो इन्वेस्टमेंट के लिए अपना माइंड सेट कर रहा होता है, तो उसको सबसे पहले जो चीज़ सोचना पड़ती है, जिसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, दैट इज़ रिस्क. एंड रिस्क मीन्स फियर ऑफ लॉस. उसको लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए, तो सबसे पहले उसको अपने रिस्क को हैंडल करने के बारे में ही सोचना चाहिए, और ये अच्छी बात है. इससे पहले स्टूडेंट्स आपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को सीखा होगा. डेफिनेटली आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एफएम का सब्जेक्ट्स पहले डिटेल से पढ़ा होगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग यही टेक्निक सीखते हैं. रिस्क और रिटर्न के रिलेटेड हमने ये देखना होता है कि हम किस तरह से अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकें. अब रिस्क क्या है जी? फियर ऑफ लॉस. फियर ऑफ लॉस को कैसे मैनेज किया जाएगा? हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी फियर ऑफ लॉस को हैंडल करने के लिए. तो हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बोल सकते हैं, या हम उनको पोर्टफोलियो मैनेजर्स बोल सकते हैं. और पोर्टफोलियो मैनेजर्स मोस्टली बैंक्स में अवेलेबल होते हैं, और बैंक के फ़ंड को वो इसी तरह से ही मैनेज कर रहे होते हैं. तो पोर्टफोलियो मैनेजर बेसिकली फियर ऑफ लॉस को हैंडल करने के एक्सपर्ट्स लोग हैं. उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो ये ऐसे ही है जैसे कोई पेशेंट है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो बीमार होता है और उसको डेथ रिस्क है. तो वो क्या करता है, जब हम उसकी लाइफ को सेव करने का सोचते हैं, डेथ रिस्क है, तो जब हम उसकी लाइफ को सेव करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये ख्याल आता है कि हम किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं जो इसकी ज़िंदगी को सेव कर सके. तो वो एक्सपर्ट कौन है जी? वो एक्सपर्ट डॉक्टर है. तो हमें क्या करना पड़ता है, एक पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और वो एक्सपर्ट डॉक्टर है. सेम इसी तरह से ही इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो रिस्क है, फियर ऑफ लॉस है, उसको हैंडल करने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास जाते हैं, ताकि वो हमारा रिस्क मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें, और हमें प्रॉपर एडवाइस कर सकें कि किस तरह से हमने अपना रिस्क हैंडल करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले क्या, जब पेशेंट को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्टली उसका इलाज करने लग जाता है क्या? ये हमें देखना पड़ेगा. क्या डॉक्टर
पेशेंट रिसीव करता है और स्टार्टिंग में ही उसका क्या करने लग जाता है, इलाज करने लग जाता है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब हम पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो उसकी डिजीज़ को डायग्नोस करता है कि इसको आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो डायरेक्टली उसके इलाज की तरफ नहीं जाएगा। सेम इसी तरह से ही सिमिलरली फियर ऑफ लॉस, फाइनेंशियल एनालिस्ट सबसे पहले हमें ये नहीं बताएगा कि इसका इलाज क्या है, आपके रिस्क का, आपके फियर ऑफ लॉस का इलाज क्या है। वो सबसे पहले हमें बताएगा कि हमें सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई रिस्क को क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है, स्टॉक्स, शेयर्स, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर हमें स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर रिस्क क्या हो सकता है। रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सबसे बड़ा जो रिस्क है वो प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस वेरिएशन है, मतलब आपने 100 रुपीज़ का एक शेयर परचेज किया है, आफ्टर सम टाइम अगर वो प्राइस 80 रुपीज़ की आ जाती है तो ये सबसे बड़ा आपके लिए रिस्क है कि आपने 100 का परचेज़ किया, अब उसकी प्राइस 80 हो गई है। तो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे लिए रिस्क है अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा क्या रिस्क हो सकता है? हमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क हो सकता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो भी हमारे लिए एक रिस्क है। यानी प्राइस की फ्लक्चुएशन और कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो ये दोनों हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा। हमें पता है कि इस तरह का रिस्क अवेलेबल है व्हेन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। इसी तरह से ही एक पेशेंट को जब डॉक्टर डायग्नोज करेगा, पता चलेगा कि इसको फलां बीमारी है, आइडेंटिफाई की जाएगी, डायग्नोज की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर रिस्क। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? मेजर रिस्क। यानी लेवल क्या है? जैसे अगर हम पेशेंट की डिजीज़ का पता करें तो हमें ये देखना है कि उसकी डिजीज़ का लेवल क्या है। क्या वो इनिशियल स्टेजेस पे है, क्या वो मॉडरेट स्टेजेस पे है, क्या वो एंड स्टेजेस पे है, क्योंकि डॉक्टर उसी के मुताबिक उसका इलाज करेगा। तो हम इन्वेस्टमेंट के अंदर जब रिस्क को मेजर करते हैं तो हमारे पास 2-3 टेक्निक्स हैं। जैसे कि नंबर 1 हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन यकीनन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि हम स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहे हैं और उसी से हमें रिस्क की मेजरमेंट होती है। इसके अलावा हम लोग बीटास की मदद से रिस्क को मेजर करते हैं, या हमारे पास टेक्निक हो सकती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे भी हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास रिस्क को कैसे मेजर किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट से भी हमें पता चलेगा जी। यानी ये हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू मेजर रिस्क। पहले हमें पता चला रिस्क कौन सा है, आइडेंटिफाई किया। सेकेंडली हमें पता चला कि हमने रिस्क को मेजर कैसे करना है। ये हमारे पास सेकंड वन एक सिस्टम है, एक मेथड है कि हमें रिस्क को पहले मेजर करना है। हमें सबसे पहले मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना, हमें सबसे पहले रिस्क को मैनेज नहीं करना। मतलब एक पेशेंट का सबसे पहले इलाज नहीं करना, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करो यानी लेवल उस डिजीज़ का, फिर उसके बाद उसका इलाज ढूंढेंगे हम कि कैसे इलाज करना है। मतलब हाउ टू मैनेज रिस्क। एंड थर्ड वन इज मैनेज रिस्क।
देखिए जी, हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमारा फाइनेंशियल एनालिस्ट हमें एडवाइस कर सकता है. ही विल से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, सेकेंडली यू हैव टू मेजर रिस्क, एंड थर्ड वन यू हैव टू मैनेज रिस्क. ये थर्ड स्टेज है जब हम अपने रिस्क को मैनेज करने की बात करेंगे. बिफोर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, वी हैव टू मेजर रिस्क, एंड फाइनली वी विल गो टूवर्ड्स मैनेज रिस्क. All right. Third one is managing risk. अब रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो हमारा फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो हमें एडवाइस करेगा कि भाई आप इस तरीके से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं. नंबर 1 वो हमें कहेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लें. मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको इस तरीके से करें कि आपको ज़्यादा रिस्क और कम रिस्क दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें. डाइवर्सिफिकेशन. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहां पर होगा वी हैव टू मैनेज रिस्की एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स. रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी. अगर हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगी. रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट का अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं. हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर कहेगा कि भाई आप इस तरह करें, 50% रिस्की इन्वेस्टमेंट कर लें और 50% रिस्क फ्री कर लें. मतलब 50% बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लें और 50% स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें. अब हमारे पास ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम 60% यहाँ आना चाहते हैं, 40% यहाँ रहना चाहते हैं, या माइट भी हम 60% यहाँ रहना चाहते हैं और 40% यहाँ रहना चाहते हैं. हम 70% यहाँ रहना चाहते हैं और 30% यहाँ रहना चाहते हैं. हम 70% इधर आ जाते हैं और 30% यहाँ पर चले जाते हैं रिस्क फ्री में. यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई है ये बेसिकली डिपेंड कर रही है, इट्स एज पर इन्वेस्टर्स टॉलरेंस फॉर रिस्क. यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये टोटली डिपेंड करता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो रिस्क को किस तरह से या कितना टॉलरेट करना चाहता है. वो क्या रिस्क वर्स है, क्या वो रिस्क सीकर है. अगर वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो 70% रिस्की इन्वेस्टमेंट को पकड़ ले और 30% वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में चला जाए. ठीक है. अगर वो कम रिस्क लेना चाहता है तो वो भी ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है कि रिस्क फ्री 70 पे चला जाए और 30% रिस्क इन्वेस्टमेंट पे आ जाए. मतलब सारे के सारे कॉम्बिनेशन उसके पास अवेलेबल हैं और ये हमें गाइड कर रहा है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर. अगर वो इक्वल रखना चाहता है तो भी उसके पास ऑप्शन है 50-50 पे चले जाए. ये भी ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू मैनेज रिस्क. रिस्क को इंश्योरेंस की हेल्प से भी मैनेज किया जा सकता है. इंश्योरेंस बेसिकली क्या है जी? इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन का नाम है. इंश्योरेंस हम कैसे हासिल करते हैं? फ़र्ज़ कर लीजिए आपने अपना एक स्टॉक ख़रीदा कराची से लाहौर लेके आना चाह रहे हैं. तो आपने सोचा कि यार मुझे ये करना चाहिए कि जो स्टॉक है उसकी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए. हो सकता है रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए और उस प्रॉब्लम से क्या हो सकता है कि मेरा स्टॉक लॉस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है. उस रिस्क, उस फियर को मैनेज करने के लिए आपने इंश्योरेंस की मदद ली. इंश्योरेंस क्या है? द एक्ट ऑफ पेइंग
someone to assume a risk for you। मतलब आप पेमेंट करते हो समवन का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे, ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए रिस्क बियर करे। तो इसका मतलब है कि हम अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इंश्योरेंस का सहारा भी लेते हैं। बिल्कुल जी, इंश्योरेंस का सहारा लेना चाहिए क्योंकि हमें रिस्क को मैनेज करना है। थर्ड वन हमारे पास है कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स created their own way of offering insurance means protection, offering insurance against financial loss in the form of contracts, in the form of contracts। अब यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी मदद से फाइनेंशियल मार्केट्स अपने लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कर रही हैं? कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिसकी मदद से जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेती हैं ताकि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन हो सके। सपोज कर रहे हैं हमारे पास टू पार्टीज़ हैं, पार्टी नंबर 1 मिस्टर ए है एंड पार्टी नंबर 2 मिस्टर बी है। मिस्टर ए फार्मर है जी, किसान। मिस्टर बी एक बेकरी कंपनी है। ये हमारे पास जो किसान है इसके पास गंदम है, लेकिन वो गंदम रेडी होगी, फसल रेडी होगी आफ्टर 2 मंथ। और ये चाह रहा है कि जब ये गंदम रेडी हो उसकी प्राइस कहीं कम ना हो जाए, तो मुझे आज ही कंफर्म होना चाहिए कि मुझे कितनी प्राइस पे इसको सेल करना है। सपोज करें जी आज के दिन हमारे पास गंदम का जो रेट है ₹50 पर केजी है जी। तो जो फार्मर है ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है मिस्टर बी से कि आफ्टर 2 मंथ हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आफ्टर 2 मंथ you will purchase from me 100,000 kgs of wheat, राइट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट डन कर लिया गया। असल में जो फार्मर है उसको ये ख़तरा है, उसको ये डर है, उसको ये रिस्क है कि आफ्टर 2 मंथ गंदम की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, मैं फिर 50 पर केजी के हिसाब से सेल नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर बी जो बेकरी है उसके लिए रिस्क ये है, उसको ये सोच आ रही है कि आफ्टर 2 मंथ हो सकता है कि गंदम की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं। क्यों इंक्रीज़ हो जाएं, ये ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो मिडल मैन होते हैं, जो फार्मर से गंदम परचेज़ करते हैं, वो यहाँ से ख़रीदने के बाद मोस्टली ज़्यादा कॉस्टली बेचते हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, जैसे बेकरी कंपनी है इसको भी वो कॉस्टली बेचेंगे क्योंकि यहाँ पर वो उन्होंने कम कीमत पे ख़रीदा और यहाँ पर आके ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे। तो ये दोनों ही लोग अपना रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं। मिस्टर बी भी अपना रिस्क मैनेज करना चाह रहा है और मिस्टर ए भी अपना रिस्क मैनेज करना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स।
दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स है कि 2 मंथ के बाद हम ये डील कंप्लीट करेंगे। आफ्टर 2 मंथ क्या होगा, 100,000 kgs गंदम मिस्टर ए प्रोवाइड कर देगा मिस्टर बी को और वो उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट कर देगा। कि इन्होंने इस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से अपने आप को सिक्योर किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट यहाँ पर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसकी क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है, ये इतनी ज़्यादा अहम चीज़ है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज हमारा टारगेट है। इसी कॉन्ट्रैक्ट्स को डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हमारा टारगेट डेरिवेटिव्स है। मैंने यहाँ पर एक बेस बनाई है कि हमें डेरिवेटिव्स कहाँ पर उसकी असिस्टेंस चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव्स की बात करता तो हमें ये ना पता चलता कि हमें डेरिवेटिव्स जो हैं ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका पर्पस क्या है, डेरिवेटिव्स का पर्पस मैनेजिंग रिस्क, यानी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। और डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसको इसकी डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है, इसको इन डेप्थ हमने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है। इसी की कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दी कॉन्सेप्ट लर्निंग। डेफिनेशन, it is a negotiable financial instrument that offers a return based on some other underlying assets। ये फर्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर्स अ रिटर्न बेस्ड ऑन सम अदर अंडरलाइंग एसेट्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है सबसे पहले कि अंडरलाइंग एसेट्स कौन से होते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स माइट बी स्टॉक, shares, bonds, currency, commodities, मतलब हमारा जो ये जो एसेट है, कोई भी एसेट है उसको हम अंडरलाइंग एसेट बोल रहे हैं। अब अंडरलाइंग एसेट इससे क्यों बोल रहे हैं, अभी यही तो हमने समझना है। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसके अलावा भी एक डेफिनेशन है। मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई भी डेफिनेशन जो कि बुक्स वगैरह में यूज़ हो रही है वो यहाँ से मैं मिस ना करूँ किसी भी तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। A derivatives performance is based on the performance
ऑफ an underlying asset. इसकी एक थर्ड डेफिनेशन भी है, उसको भी आप कंसीडर कर लीजिए. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव्स, ये सबसे ज्यादा डेफिनेशन यूज होती है, दैट डिराइव इट्स वैल्यू that derives its value from some underlying assets. आपने ये नोट किया है, अंडरलाइंग एसेट हर डेफिनेशन में कॉमन है. अब हमें इस डेफिनेशन को समझना है. सबसे पहले तो हमें यह भी समझना है कि जो डेरिवेटिव्स है, इसको डेरिवेटिव्स कहते क्यों हैं. ओके, अब हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डेरिवेटिव्स का नाम ये क्यों है, किस तरह से ये नाम डिसाइड हुआ, क्यों इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं. मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, यहां से हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा. देखिए, जो डेरिवेटिव बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिराइव करता है अपनी वैल्यू, डिराइव कह सकते हैं, या ये बेस करता है, यानी इसकी जो वैल्यू बेस कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, अंडरलाइंग एसेट पे. अगर आप सारी की सारी डेफिनेशंस पे गौर करें तो यही बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में बताया गया है, ये एक फाइनेंशियल निगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है जी, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास. दैट ऑफर्स अ रिटर्न, यानी इसकी जो रिटर्न है वो बेस कर रही है अंडरलाइंग एसेट पे. सेकेंड डेफिनेशन में देखिए, डेरिवेटिव्स परफॉर्मेंस, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है बेस कर रही है अंडरलाइंग एसेट पे. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिराइव करता है अपनी वैल्यू कहां से, सम अंडरलाइंग एसेट से. मतलब हर डेफिनेशन में इनडायरेक्टली यही बात की जा रही है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिराइव करता है, जो कि बेस करता है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, अंडरलाइंग एसेट के ऊपर. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. एक बच्चा है जिसकी स्कूल की परफॉर्मेंस समझ लें, या ओवरऑल घर में जो उसकी एक्टिविटीज हैं उसकी परफॉर्मेंस, इसकी बेस पर एक चीज डिसाइड होती है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट मनी. ये एग्जांपल इसलिए है कि ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी जल्दी हो जाए. इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा. देखिए जी, ये स्कूल की परफॉर्मेंस पे बेस कर रही है पॉकेट मनी. पॉकेट मनी डेरिवेटिव है, ये पॉकेट मनी डिराइव कर रही है अपनी वैल्यू किस बेस पे, स्कूल परफॉर्मेंस पे. यानी जिस बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है उसकी पॉकेट मनी अच्छी होगी, यानी कि ये हमारे पास अंडरलाइंग एसेट है. जैसी इसकी परफॉर्मेंस होगी इसकी बेस पर डिराइव की जाएगी वैल्यू ऑफ पॉकेट मनी. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. परफॉर्मेंस डिराइव कर रही है अपनी वैल्यू इन द शेप ऑफ पॉकेट मनी. पॉकेट मनी का मतलब कोई गिफ्ट हो सकता है, व्हाट्सएवर, यानी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिटर्न है
ये किस पे बेस कर रहा है? इस पे। ये अच्छा होगा तो ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा तो ये बुरा होगा। तो आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो रिटर्न है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ये बेस कर रही है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब स्कूल परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक्टिविटीज इन द होम और स्कूल एज वेल। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें जी, हमारे पास एक एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी का आज मार्केट में ₹800 पर शेयर उसकी वैल्यू चल रही है जी। अच्छा जी, हमारे पास एक मिस्टर ए है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया जी? कि आफ्टर 3 मंथ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी? आफ्टर 3 मंथ I will purchase 10,000 shares of ABC company at the rate 800 each। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, डन। ओके, जब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एबीसी कंपनी के साथ, उसने आके अपने फ्रेंड्स को बताया जी मैंने बहुत बड़ी डील कर ली है, मैं 10,000 शेयर्स खरीदूंगा कंपनी के, एबीसी कंपनी के 800 पर शेयर के हिसाब से। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई मार्केट में भी 800 पर शेयर के हिसाब से ये शेयर चल रहा है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करने की आपको क्या ज़रूरत थी? आप ओपन मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से खुद से ही खरीद लेते, कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया तो इसकी क्या ज़रूरत थी? तो उसने आगे से कहा कि भाई मैंने अभी नहीं ख़रीदने, मैं जो ये शेयर्स ख़रीदूंगा, 10,000 शेयर्स परचेज करूंगा, ये आफ्टर 3 मंथ खरीदूंगा। क्योंकि मिस्टर ए ये सोचता है, उसके दिमाग में ये बात है कि कंपनी एबीसी के आफ्टर 3 मंथ जो शेयर प्राइस है इट्स गोइंग टू इंक्रीज। उसने कहा अच्छा, मतलब आप आफ्टर 3 मंथ 800 के हिसाब से खरीदेंगे। अब उस वक्त पता नहीं क्या प्राइस होगी। अब एबीसी कंपनी ने कहा मिस्टर ए को कि भाई आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से करें, आप हमें कुछ एडवांस अमाउंट पे करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आप आफ्टर 3 मंथ, ये ना हो आप कहें जी मैंने तो ख़रीदने नहीं। तो ओके, मिस्टर ए ने कहा जी डन, मैं आपको एडवांस के तौर पर ₹10,000, यानी ये इस कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है ₹10,000 मैं आपको एडवांस के तौर पर डिपॉजिट करवा देता हूँ। ओके जी, डन हो गया, उसने डिपॉजिट करवा दिए। अब ये हमारे पास टाइम लाइन है 3 मंथ की, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ, 0, 1, 2 and 3। दिस इज द टाइम लाइन। आज की डेट पे एक शेयर की प्राइस 800 है जी। 1 महीना गुजरने के बाद एक शेयर की प्राइस 850 हो जाती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर ए ने एबीसी कंपनी के साथ, मिस्टर ए का एक फ्रेंड कहता है, क्योंकि उसकी भी मार्केट पे नज़र है, वो कहता है कि भाई ऐसे करो, ये जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि शेयर की प्राइस इंक्रीज करने जा रही है, तो वो कहता है ऐसे करो, जो आपने 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दें, आप मुझसे 12,000 ले लें। अब मिस्टर ए कहता है कि भाई उस वक्त तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं आपको ये 12,000 का नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता था कि कंपनी की शेयर प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज करने जा रही है। दैट्स व्हाई आई परचेज्ड, आई मेक एन कॉन्ट्रैक्ट
विद एबीसी कंपनी। दैट्स वाई तो मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया था, अदरवाइज मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड मंथ इस कंपनी के शेयर की प्राइस 9-10 हो चुकी है जी। अब तो और ज़्यादा मसले मसाइल हो गए जी। अब ये जो उसका फ्रेंड है वो कहता है आप इस तरह करें, आप मुझसे इसके 18,000 रुपीज़ ले लें और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बेच दें। अब ये सोचें, ये हमारे पास शेयर की प्राइस है, शेयर की प्राइस यानी इसकी जो परफॉर्मेंस है ये इंक्रीज हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ये जो हमारा डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी रिटर्न में, उसकी वैल्यू में भी इजाफा हो रहा है। ये पहले वो बंदा 12,000 देने के लिए आपको एग्री था, अब वो कह रहा है आप मुझसे 18,000 ले लें, यानी इसकी जो वैल्यू है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अपनी वैल्यू ड्राइव कहाँ से कर रहा है, इस एसेट की परफॉर्मेंस, इस स्टॉक की परफॉर्मेंस से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। क्योंकि ये वैल्यू डिराइव कर रहा है इसी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव बोलते हैं। 10,000 थी वैल्यू इसकी, आप इसकी वैल्यू की जगह पर आप रिटर्न का वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी पहले 10,000, अब 12,000 2,000 का रिटर्न है। अगर आप उसको 18,000 का बेचते हैं तो 8,000 का रिटर्न है। मतलब ये रिटर्न किस बेस पे आ रहा है, इसकी परफॉर्मेंस पे। ये अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट की बेस पे जो रिटर्न डिराइव किया जा रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न डिराइव हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव्स बोलना मुनासिब रहेगा। आइडिया हुआ स्टूडेंट्स, क्यों हम इसको डेरिवेटिव बोलते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि ये अपनी वैल्यू सम अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। अब आफ्टर 3 मंथ शेयर की प्राइस 915 है, ठीक है जी। इसका मतलब जो सोचा था, क्या सोचा था मिस्टर ए ने, जैसा सोचा था उसी के मुताबिक वो कामयाब रहा है। अब उसको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली जी उसको प्रॉफिट होगा। 10,000 शेयर्स उसने खरीदने हैं 800 के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद 10,000 शेयर्स वो मार्केट में खरीदने के बाद 915 के हिसाब से बेच सकता है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो उसका रिटर्न है, वो उसका प्रॉफिट है। और ये रिटर्न किस बेस पर आया है, अंडरलाइंग एसेट की परफॉर्मेंस की बेस पे। Hopefully you understand the exact concept of the definition कि उसको डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट्स। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेरिवेटिव। Characteristics of derivative contracts. A derivative is a contract between two parties. Expected to be settled contract is expected to be settled at future date, but price
is decided today. Its value is derived its value is derived its value is derived from the value of underlying asset. No initial investment or very small amount of initial investment is required. Derivatives are only secondary market securities. Derivatives are only secondary market securities. And cannot help in raising funds. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स? अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. यानी जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डेफिनेटली टू पार्टीज के दरमियान होगा. Contract is expected to be settled at future date but price is decided today. जैसे हमने ABC कंपनी की एग्जांपल में देखा, जो उसकी प्राइस सेटल हुई थी वो आज की डेट पे हुई थी और जो सेटल्ड होगा वो सम फ्यूचर डेट पे होगा. ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक है. इट्स वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट. मतलब जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो वैल्यू है, ये हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया कि वो डिराइव होती है कहाँ से? फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स. नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं भी हो सकती, या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. जैसे कि हमने देखा कि उस
10,000 शेयर्स के अंदर हमने 10,000 जो अमाउंट है वो इनिशियल डिपॉजिट्स के तौर पर एज ए एडवांस डिपॉजिट करवाई थी। हो भी सकती है लेकिन या फिर बहुत थोड़ी सी अमाउंट होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डेरिवेटिव्स आर ओनली सेकेंडरी सिक्योरिटीज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंतहाई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जो डेरिवेटिव्स हैं ये सेल परचेज होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये सेकेंडरी मार्केट में है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि जो इनिशियली फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जिसको हम आईपीओस बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये वो नहीं है। ये सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं एंड कैनॉट हेल्प इन रेजिंग फंड्स फॉर अ कंपनी। यानी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी का फंड रेज करने के लिए हेल्पफुल नहीं होते, क्योंकि कंपनी का फंड तो तब रेज होगा जब नए शेयर्स कंपनी इशू करेगी। ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं ये तो ऑलरेडी इशूड शेयर्स के जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं। मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से कंपनी का जो कैपिटल है वो इंक्रीज नहीं होता। कंपनी तो ऑलरेडी ये शेयर्स इशू कर चुकी है, उसी के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं टू डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर, वो प्राइस की फ्लक्चुएशन से अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो याद रखें डेरिवेटिव मार्केट जो है ये सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं बेसिकली, और इसकी वजह से कंपनी का कोई फंड रेज नहीं हो रहा होता, और ये एक सेकेंडरी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड all the points conceptually, and be ready for second lecture for financial derivatives. Thank you.